तो दी हीट कैपेसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन गैस, इसका एक पार्ट मैंने आपको करवा दिया हुआ है इस सेमेस्टर में इलेक्ट्रॉनिक हीट कैपेसिटी का, जिसके अंदर हमने 3 टॉपिक डिस्कस किए थे। एक टॉपिक था क्लासिकल मॉडल, एक था आइंस्टाइन मॉडल, एक था उसमें डिबाय मॉडल। तो उसमें तीनों में हमने एक ही काम किया था, हम स्पेसिफिक हीट फाइंड करते थे। और स्पेसिफिक हीट आपने क्लासिकल के मुताबिक फाइंड किए, कुछ फ्लाज आए, फिर हमने आइंस्टाइन मॉडल को डिस्कस किया, उसमें थोड़े फ्लाज आए। फिर उसके बाद हमने फाइनली डिबाय मॉडल को डिस्कस किया, और डिबाय मॉडल में काफ़ी हद तक उसकी जो करेक्शन थी वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। उसमें हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे थे। लेकिन याद रखें, यहाँ पे हीट कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन गैस और उस प्रॉब्लम में सिर्फ इतना फर्क है, वो टॉपिक भी यहाँ पे डिस्कस होगा। उसमें सिर्फ इतना फर्क है, वहाँ हम जस्ट फोनॉन की बात कर रहे थे, हीट की बात कर रहे थे कि फोनोनिक हीट कैपेसिटी क्या होती है। यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रॉनिक हीट कैपेसिटी है। मैं दोनों का फर्क है, जब आप किसी भी सॉलिड को हीट करते हैं तो उसके एक तो हीट जो फोनॉन्स है, उनके कोलियंस कह लें, कोलियन जब इलेक्ट्रॉन होते हैं तो कोलियंस की वजह से एक फोनॉन की ट्रेवलिंग होती है। और साथ ही जैसे आप उसको हीट देते हैं तो इलेक्ट्रॉन भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रैवल करते हैं। तो ये दो तरह की होंगी, एक इलेक्ट्रॉनिक हीट कैपेसिटी होगी, एक फोनोनिक हीट कैपेसिटी होगी। तो यहाँ पे ये जो टॉपिक पेज नंबर 26 पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये फोनोनिक इलेक्ट्रॉनिक हीट कैपेसिटी है। फोनोनिक आप ऑलरेडी कर चुके हैं, यानी कि डिबाय मॉडल। एंड पे इस टॉपिक खत्म होने के बाद हम दोनों को कंबाइन करेंगे और टोटल हीट कैपेसिटी फाइंड करेंगे। ठीक है, ये टॉपिक फिलहाल मैं इलेक्ट्रॉनिक गैस पे लेगा। स्टार्ट पे एक इंट्रोडक्शन का एक पैराग्राफ है, जिसमें आपने ये देखना है कि इसकी हमें क्यों जरूरत पड़ रही है। Heat capacity of electron gas, the question that caused the greatest difficulty in the early development of the electron theory of matter concerns the heat capacity of conduction electron। ये बड़ा एक अहम पार्ट है कि जब हम किसी भी सॉलिड को डिस्कस कर रहे होते हैं तो हीट कैपेसिटी बहुत अहम रोल इसमें प्ले कर रही होती है। अब क्लासिकली और क्वांटम में आखिर क्या फर्क है, हम क्लासिकली इसकी बात करते हैं पहले। क्लासिकल मैकेनिक्स के मुताबिक जब आप किसी भी सॉलिड को हीट करते हैं तो उसके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सारे के सारे एनर्जी गेन करेंगे, सारे के सारे एनर्जी गेन करेंगे, और सारे के सारे कोशिश करेंगे कि वो एक्साइटेड स्टेट पे जाए। और हर एक जो एनर्जी कंट्रीब्यूट करता है उसकी उसका जो एक्सप्रेशन है वो इसके इक्वल है 3/2 k बीटा टी। 3/2 k बीटा टी ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन जो कहलाता है, इसको 3/2 k बीटा टी कहते हैं। 3 जस्ट द डिग्री ऑफ फ्रीडम है, बाकी आप हाफ के बीटा टी मेन याद रखना है। 3 इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब कि फ्री इलेक्ट्रॉन है तो उसके 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, मतलब या वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा सकता है, या वाई के लॉन्ग जा सकता है, या फिर जी के लॉन्ग जा सकता है। 3 इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम, हर एक पार्टिकल हाफ के बीटा टी कंट्रीब्यूट करेगा। वे के बीटा जस्ट एक बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। और फिर ये ये 3/2 k बीटा हर एक देगा। अगर इस तरह के n पार्टिकल है तो 3n k बीटा टी हो जाना चाहिए। मतलब आगे मैंने लिखा, इफ एन एटम ईच हैव गिव वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हर एक एटम वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन कितना दे रहा था, 3/2 k बीटा टी। अगर n है तो 3n हो जाएगा। यानी हर एक इलेक्ट्रॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन हमें जो एनर्जी की कंट्रीब्यूशन देगा वो 3/2 k बीटा टी। वंस अगेन मैंने इसे लिखा कि एक इलेक्ट्रॉन 3/2 k बीटा टी। अब अगर हम पूरे एटम की बात करेंगे, पूरे मटेरियल की, उसके पास अगर n एटम है तो ये हो जाएगा 3n k बीटा टी डिवाइडेड बाय 2। बट द ऑब्जर्व्ड, अब प्रॉब्लम यहाँ पे है, यहाँ पे उसकी वो प्रॉब्लम डिस्कस करेगा कि प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होती है। बट द ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन एट द रूम टेम्परेचर इज यूजुअली लेस देन 0.01। ये फैक्टर इसमें बड़ा अहम है कि जब हम इसको एक्सपेरिमेंटली चेक करते हैं तो इसका आंसर जो हमारी एक्चुअल वैल्यू जो हमने पहले निकाली क्लासिकल मॉडल के मुताबिक, तो हम जब उसको एक्चुअली फाइंड करते हैं तो 0.01 ये लेस वैल्यू आती है। बस जो भी वैल्यू आएगी उसमें से 0.01 माइनस कर दे तो ये एक्चुअल वैल्यू। आखिर ये 0.01 का फैक्टर कहाँ से आ गया, जबकि ऑलरेडी हम पहले क्लासिकल डिस्कस कर चुके हैं। इसका मतलब क्लासिकली कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है जिसमें 0.01 का एरर आ रहा है। अब ये क्यों आ रहा है, ये टॉपिक आपने सारे का सारे यहाँ पे डिस्कस करना है कि इसकी मेन रीजन क्या है। This discrepancy distracted the early workers, such as Lawrence. How can the electron participate in the electrical conduction process as if they were mobile, while not contributed to the heat capacity? कहते हैं, ये एक क्वेश्चन था जिसके मुताबिक लॉरेंस ने कहा कि ये कैसे मुमकिन है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन में तो हिस्सा ले रहा है क्योंकि वो मोबाइल है, लेकिन हीट कैपेसिटी में नहीं कर रहा है। मतलब हीट कैपेसिटी वाला आंसर हमारा 0.01 लेस आया।
तो जबकि इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन में हम ठीक कर रहे होते हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर फिर कुछ साइंटिस्ट ने दिया, द क्वेश्चन वाज आंसर्ड ओनली अपॉन द डिस्कवरी ऑफ पॉली एक्सपेरिमेंट प्रिंसिपल फर्मी ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब फर्मी और पॉली ये दो इसको एक्सप्लेन करेंगे। फर्मी ने कुछ करेक्शन की और उसने ये रिजल्ट निकाला। ये मैंने एक रिजल्ट लिखा हुआ है, ये रिजल्ट हमारा एक्चुअली प्रूफ होगा। ठीक है, ये जो रिजल्ट है ये वाला, one recognizes that the specific heat vanishes at absolute zero and that at low temperature is proportional to the absolute temperature। मतलब ये उनका रिजल्ट था, कहते हैं जो स्पेसिफिक हीट है एब्सोल्यूट जीरो पे वो खत्म हो जाती है, और जैसे ही टेम्परेचर लो होता है, मतलब 0 केल्विन के राउंड अबाउट ही टेम्परेचर, तो फिर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर हो जाएगा। एब्सोल्यूट टेम्परेचर कोई भी उस वक्त का हो सकता है, बस यूँ कह लें स्पेसिफिक हीट डायरेक्टली टेम्परेचर। और अगर मैं टी जीरो पुट करूंगा तो स्पेसिफिक हीट भी जीरो। ये रिजल्ट आपने मैथमेटिकली प्रूव करना है। ये जो पैराग्राफ है इसको मैंने इसलिए ब्लू से हाईलाइट करके लिखा हुआ है। ये आप देखेंगे फाइनल, जब हम इसका फाइनल एक्सप्रेशन ड्रा करेंगे तो ये बात उधर पूरी हो रही होगी। ठीक है, ये इसके साथ आपने नेक्स्ट कर जी नेक्स्ट चलते हैं। When we heat the specimen from the absolute zero, not every electron gain an energy k beta t as expected earlier। ठीक है, as expected early, एक मिनट सर। जी बच्चे, कुछ स्टूडेंट दोबारा ज्वाइन कर रहे हैं, मैं इनको हीट कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन गैसेस की हम बात कर रहे थे। मैं जनरली फिर से एक दफ़ा रिपीट करता हूँ जो चीज़ अभी तक हमने डिस्कस की। हीट कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन गैसेस में हमने बात की कि जब एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है तो वो स्पेसिफिक हीट या हीट कैपेसिटी में किस तरह काम करता है। हमारा जो मेन कंसर्न है वो फिलहाल टेम्परेचर का होगा कि जब हम किसी भी सॉलिड को टेम्परेचर देते हैं तो कैसे वो एक इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रेवल करता है किसी भी सॉलिड के अंदर। तो यहाँ पे एक है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, ठीक है, अगर ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन है तो इसके मुताबिक उसने हमेशा इतनी एनर्जी हमें देनी है, बस 3/2 के बीटा टी। ये ये जो एक्सप्रेशन है 3/2 के बीटा टी, एक इलेक्ट्रॉन जो फ्री होता है वो इतनी एनर्जी देगा 3/2 के बीटा टी। 3/2 के बीटा टी का मतलब है हाफ के बीटा टी। के बीटा टी थर्मल एनर्जी होती है
और 3 टाइम अगर ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब है इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है, यानी जो फ्री पार्टिकल होता है इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है, या 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। तो ये खैर क्लासिकली ऐसा है कि जब हम किसी सॉलिड को हीट करते हैं तो हर एक इलेक्ट्रॉन इतनी कंट्रीब्यूशन देगा। लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, हम इसको क्यों नए टॉपिक को क्यों डिस्कस कर रहे हैं। कहते हैं जब हम इसको सॉल्व करते हैं, क्लासिकली हीट देते हैं तो इलेक्ट्रॉन मोबाइल होते हैं, वो एक जगह से दूसरे पे जाने लगते हैं, कंट्रीब्यूशन वो देगा 3/2 के बीटा टी। अगर हमारे पास कोई 2 है तो फिर 3 × 2 हो जाएगा, 4 है तो 3 × 4 हो जाएगा, n है तो 3 × n के बीटा टी एंड सो ऑन। लेकिन जब इसको एक्सपेरिमेंटली चेक किया गया तो इसका जो आंसर है वो 0.01 लेस आया, मतलब एक्चुअल आंसर जो भी आपने निकाला होगा इसकी कैलकुलेशन के दौरान, तो आपका 0.01 इसमें से माइनस कर दें तो ये वैल्यू हमें एक्चुअली मिलती है, जो 100% एक्यूरेट वैल्यू। अब ये कहाँ से आ गई इसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे। इसका मतलब है किसी ना किसी तरह से कहीं ना कहीं कोई गलती है जिसको हमने अब इम्प्रूव करना है। इसका आंसर पहली दफा जिस साइंटिस्ट ने इसका आंसर दिया उसका नाम है लॉरेंस। मैं लॉरेंस ने इसको कुछ किसी हद तक क्लियर किया। उसके बाद जो मजीद साइंटिस्ट आए वो पॉली एक्सपेरिमेंट प्रिंसिपल जब डिस्कवर हो गया तो उसके बाद ये टॉपिक थोड़ा इजी हो गया। अब इस टॉपिक के बाद मजीद अगर देखें तो 27 पे एक रिजल्ट निकाला हुआ है कि फर्मी ड्राग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या है, या फिर दूसरा जो पॉली एक्सपेरिमेंट प्रिंसिपल है, वो दोनों इसमें फिर आएंगे। ठीक, चलिए। हाँ जी, ये मैंने एक रिजल्ट लिखा जो हमारा फाइनल जो एक्सप्रेशन बनेगा, वन recognizes दैट। ये हमारा रिजल्ट है इसमें, वन recognizes that specific heat vanishes at absolute zero and that at low temperature it is proportional to the absolute temperature। ये एक फार्मूला हमारा इसका जो कहने के फार्मूला कुछ इस शेप का बनेगा। कहते हैं ये जो स्पेसिफिक हीट का रिजल्ट आएगा ना वो एब्सोल्यूट जीरो पर जीरो हो जाएगा, और जैसे हम टेम्परेचर राइज करेंगे तो वो उसके साथ ही वो भी इंक्रीज करेगा। मैं यूँ कह लें स्पेसिफिक हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये एक फार्मूला बनना है, इसकी आपने कैलकुलेशन पर फोकस करना है कि ये क्या चीज है। अब when we heat the specimen from absolute zero, not every electron gain an energy k beta t। जैसे क्लासिकली हम कहते हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन कर लेते हैं, तो क्वांटम में नहीं करते। तो ये हमने क्लासिकल देखा कि क्लासिकली वो कर जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। बट ओनली दोज इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल विद इन एनर्जी रेंज के बीटा टी ऑफ फर्मी लेवल आर एक्साइटेड थर्मली। यानी जब हम टेम्परेचर देते हैं तो सिर्फ और सिर्फ वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं जो फर्मी लेवल के पास पास है। यदि फर्मी वाले इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो उनको करीब 3 जो होंगे वो ऑक्यूपाई करेंगे। सिर्फ वो एक्साइट होते हैं जो न्यूक्लियस के करीब 3 है, वो कभी भी एक्साइट नहीं होते। ये क्वांटम का कॉन्सेप्ट है जो आपने डिस्कस करना है। फिर यहाँ से कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएगी। इफ n इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ द ऑर्डर ऑफ k बीटा t ओवर ईयर कैन बी एक्साइटेड। यानी ये जो फर्मी रेंज वाले हैं वो एक्साइट होंगे, तो k बीटा t ओवर ईयर ये जो फ्रैक्शन है इनकी एनर्जी वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये जस्ट एक्साइट होंगे, because only these electrons lie within an energy range of the order of k beta t। यदि सिर्फ ये वाले ऐसे होंगे जो इस एनर्जी रेंज के अंदर अंदर आ रहे होंगे। तो ये इसको अगर हम सॉल्व करें तो k बीटा t ओवर ई एफ की जो रेंज है, यानी ये वाला जो एक्सप्रेशन है k बीटा t ओवर ई एफ, इसकी जगह जस्ट आप वैल्यू पुट करें। ई एफ क्या होता है, ई एफ फर्मी वाले जो अगर ग्राउंड स्टेट के अंदर है तो उनकी भी कोई एनर्जी होगी और वो भी इसी के इक्वल है k बीटा t एफ। where Tf is the temperature of the Fermi level, capital T is the temperature of the specimen। T टोटल स्पेसिमन का है और Tf जब वो जिस फर्मी वालों का है, तो आपके पास ये एक रेशो आ जाएगी और ये रेशो फिक्स होगी किसी भी टेम्परेचर पे। आप टेम्परेचर फिक्स कर दे, फर्मी ऑलरेडी एक फिक्स टेम्परेचर पे होगा, तो T ओवर Tf इज जस्ट द कांस्टेंट फैक्टर। बस ये जो मैं इसमें लिख रहा हूँ ये जस्ट एक कांस्टेंट फैक्टर है, ठीक है। ईच ऑफ दिस एन टी ओवर टी एफ। अब तो ये कितने के बीटा टी ओवर एफ एक इलेक्ट्रॉन था जो इस रेंज में आ रहा है, तो टी ओवर टी एफ एक इलेक्ट्रॉन है जो इस टेम्परेचर में एक्साइट होने की कोशिश करेगा। अब इसके बाद अगर मैं मजीद देखूँ तो एन टी बाई टी एफ, यानी ये जो एन टी बाई टी एफ है, एन टी बाई टी एफ ये वाला जो एन इलेक्ट्रॉन्स है जो एक्साइट होंगे थर्मल एनर्जी से आगे के बीटा टी की फॉर्म में, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर 28 पे देखें तो इसकी एंड सो द टोटल इलेक्ट्रॉनिक थर्मल एनर्जी इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ एन टी ओवर टी एफ इंटू के बीटा, मतलब एन टी एन के बीटा टी एन के
ठीक है। यहाँ पे जो इंटरनल एनर्जी आएगी वो एन टी बाई टी एफ इंटू के बी डट, मतलब के बी डट जस्ट एक ही होती है, एन टी बाई टी ये टोटल वाइन इलेक्ट्रॉन है जो इसमें एक्साइट हो सकते हैं। तो यहाँ से यू आ गया, और यू ही हमें मेन फाइंड करना होता है। इसके बाद यू के बाद जस्ट ये रिलेशन देखिएगा टी बाई टी एफ के साथ ये वाला जस्ट डिफ्रेंशिएट कर दें। ठीक है, जस्ट डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टी, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक हीट कैपेसिटी मिल जाएगी। आगे मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया, लेकिन इसके डेरिवेशन में या डिफ्रेंशिएट करते हुए एक प्रॉब्लम आपको फील हो सकती है। अब वो क्या है, जरा उसकी बात करते हैं। पार्शियल यू पर पार्शियल टी, इसमें यू की वैल्यू ऊपर वाला एक्सप्रेशन ये आप रखें, तो ये ऊपर ऐसे लग रहा है जैसे ये बनेगा एन के बीटा टी स्क्वायर ओवर टी एफ, और उसको डिफरेंशिएट करोगे तो 2t भी आना चाहिए, लेकिन मैंने नीचे देखे तो एन टी बाई टी एफ को बाहर लिख लिया। मैंने डिफरेंशिएट सिर्फ और सिर्फ के बीटा टी को किया। ये इस पे बहुत अहम चीज है, आपने इसका टी का टी के साथ स्केयर नहीं करना, बिकॉज टी बाई टी एफ इज अ कांस्टेंट फैक्टर, ये कांस्टेंट है टी बाई टी एफ। ये मैं ऊपर भी बता चुका हूँ, टी बाई टी एफ कांस्टेंट है, इसको एज ए कांस्टेंट ही आपने ट्रीट करना है, तो डेरिवेटिव से बाहर लिख लेंगे। जो बाकी टर्म बचेगी वो के बीटा टी वाली, वो उसके अंदर होगी। ठीक है, पार्शियल बाय पार्शियल टी जस्ट आप के बीटा टी के लिए। अब अगर आप के बीटा टी को डिफरेंशिएट करते हो तो डिफ्रेंशिएट किया तो के बीटा टी का डेरिवेटिव के बीटा टी आ गया जस्ट, तो एन के बीटा टी ओवर टी है, मैंने आगे ब्रैकेट में लिख दिया हुआ टी बाई टी एफ इज अ कांस्टेंट, वो साथ साथ एज इट इज चलता रहेगा। तो फिर यहाँ पे क्लियर हुआ कि इसका टेम्परेचर के साथ लिंक है, मतलब जो स्पेसिफिक हीट है वो टेम्परेचर को लिंक आ रही है। नीचे जो टी एफ है वो जस्ट फर्मी का एक टेम्परेचर है, एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी इन एग्रीमेंट विद एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। मतलब हम यही कह रहे थे कि टी 0 केल्विन पुट करें, 0 केल्विन पुट करोगे तो आंसर हमारा 0 आ जाएगा। अगर आप कोई और पुट करता है तो सी डायरेक्टली टी आ जाए, जो ऊपर मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट किया हुआ था, one recognizes that and so on, but यहाँ तक L is directly proportional to T in agreement with the experimental result। ठीक है, at room temperature C electronic is smaller than the classical value 3 by 2 n K beta T by a factor of the order of 0.01 or less for temperature 5 into 10 per 4। ये कि वो वैल्यू बता रहा है कि हमने अभी देखा कि 0.01 कम आनी चाहिए, और किस टेम्परेचर पे 50,000 केल्विन पे, इतना टेम्परेचर करो तो इतनी वैल्यू का फर्क पड़ जाता है। लेकिन फिलहाल इसको भी हम डिस्कस नहीं कर रहे, हमने सिर्फ ये प्रूफ अभी किया फिलहाल कि टी सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। अब ये जो 0.01 का फैक्टर है वो आगे कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन काफी लेंथी कैलकुलेशन इसकी बनेगी। पर मैं यहाँ तक पहले जरा पूछ रहा हूँ, अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ तक पहले डिस्कस कर लें, आगे हमारी जस्ट डेरिवेशन है, मैं वो सारा तो यहाँ पे नहीं करवा सकता। मैं आपको तरीकेकार बताऊंगा, आपने इसको खुद सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद मुझे बताइएगा नेक्स्ट लेक्चर में कि रिजल्ट आप क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। फिलहाल यहाँ तक अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो उसकी बात कर लेते हैं। जी बच्चे, किसी को अगर प्रॉब्लम है तो अपना जरा हैंड रेज कीजिएगा। जी एनी स्टूडेंट बेटे, यहाँ तक किसी को अगर प्रॉब्लम है तो हैंड रेज कीजिएगा प्लीज। आयशा सिद्दीका बेटे, आयशा सिद्दीका बेटे। हेलो आयशा बेटे, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी आयशा बेटे, सर आवाज आ रही है रिजल्ट आपको? के बाद जो आपने करवाया है, हाँ जी आ रही है। आयशा नेटवर्क सिद्दीका। प्रॉब्लम की वजह से समझ नहीं आई। निदा बेटे। सर ये जो आपने एक्सप्रेशन करवाया था ना जी बच्चे, निदा इलेक्ट्रॉनिक हीट आवाज आ रही है? कैपेसिटी का। जी सर। हेलो सर ये मैं आपसे पूछ रही हूँ कि जो आपने एक्सप्रेशन करवाया ना, मुझे इसकी समझ नहीं आई है, दोबारा से जरा समझा जी दें। निदा बेटे, आवाज आ रही मेरी? निदा जी मायदा।
जी बच्चे बोलें। सर रिजल्ट के बाद जो आपने करवाया है वो समझ नहीं आई, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से। आप दोबारा बता दें, बार बार रिकनेक्ट हो रहा था। जी बच्चों आवाज नहीं आ रही मेरी? सर आ रही है, आपको मेरी नहीं आ रही? अभी मेरी जी बच्चे आवाज आ रही है? मायदा, हेलो जी। आयशा बेटे, यस सर। जी बेटे बोले। मायदा स्टूडेंट, बोले आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही मेरी? आ रही है पहले, बोले आप, मुझे आ रही है आवाज आपकी। सर रिजल्ट के बाद जो आपने नहीं आवाज कट रही है बस। सर ये तो आपने रिजल्ट के बाद करवाया वो समझ नहीं आया। कौन से वाला बच्चे, दोबारा बोलो। सर रिजल्ट के बाद जो कैलकुलेशन स्टार्ट हुई है एक ये मिनट। बीटा। अच्छा, ये जो के बीटा टी वाला यस सर। पेज नंबर बोलेगा? 27। जी 27 पे मैंने आपको ना सिर्फ ये क्लियर किया कि जब एक एक है ना तो के बीटा टी एनर्जी होती है, और अगर वो फर्मी वाले सिर्फ इलेक्ट्रॉन है तो वो एनर्जी होगी के बीटा टी ओवर ई एफ। मैं आपको जरा पेज सामने देखते जाएगा। ये देखें, के बीटा टी एक इलेक्ट्रॉन है जो कि ई एफ एनर्जी में है, तो इस रेशो को ऐसे लिखा जाता है के बीटा टी ओवर ई एफ। ये एक्साइट किया जाएगा थर्मली। और अगर हमारे पास एन इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या हो जाएगा, एन के बीटा टी ओवर ई एफ। फिर इसी को मैंने नीचे लिखा हुआ है एन के बीटा टी ओवर ई एफ के हवाले से। ये देखें के बीटा टी ओवर ई एफ, ये वाला। फिर ई एफ को मैंने क्या लिख दिया, के बीटा टी एफ। तो के बीटा से कैंसिल हो गया, बाकी आपके पास टी बाई टी एफ। तो ये जस्ट एक कांस्टेंट टेम्परेचर होता है। तो ये वो इलेक्ट्रॉन है जो एक्साइट होंगे, जो फर्मी के पास पास है। ये एक इलेक्ट्रॉन की रेशो आई है। अगर आपके पास एन इलेक्ट्रॉन तो एन की रेशो ये होगी एन टी बाई टी है। ठीक है, ये वो सारे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे जो एक्साइट हो सकते हैं। और फिर उसके बाद अगले पेज पे मैंने जस्ट वो डेरिवेशन की है कि यू क्या होगा, एन टाइम एन टी ओवर टी है वो सारे इलेक्ट्रॉन जो एक्साइट होने लगे इनटू के बीटा टी। फिर यू आ गया, इसको डिफरेंशिएट किया हुआ सी के हिसाब से विद रिस्पेक्ट टू डी, तो फिर ये उसका आंसर आया हुआ है। बस इतना ही है। ठीक है जी, और कुछ? ये मुझे समझ आ गई इसकी? ओके, और बेटे किसी को प्रॉब्लम है तो बता दे। मेहरुनिसा, जी मेहरुनिसा सर बेटे। क्या सर क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप ये ग्राफ या कोई ऐसी मैथमेटिकल चीज आए जो हमें समझ में ना आए, आप पेज पे ड्रा करके बता दें? जो आपने कल ग्राफ बताया था यहाँ उसकी भी मुझे समझ नहीं आई थी, नहीं, और कुछ चीजें कल जब का आप कल बोल वाला ग्राफ तो मैंने बिल्कुल लाइनें बना बना के आपको दिखाया था। लेकिन नहीं समझ आई थी ना। कहाँ से क्या नहीं ऐसा समझ? नहीं हो सकता कि आप कुछ चीजें ड्रा करके बता दिया करें? देखो ड्रा करूंगा तो फिर मैंने इसी पेज के ऊपर डिस्प्ले करना है।
एक होता है ना जो व्हाइट बोर्ड पे बनाऊं, सामने बनाऊं और रेज वगैरह भी कर लूं। अब मैं जब भी अलग पेज पे भी बनाऊंगा तो मैंने शेयर तो आपसे इसी पेज के ऊपर आ करना है। तो ये थोड़ी प्रॉब्लम्स तो हैं, हमें इसको फेस तो करना पड़ेगा। तो वो जो मैं ग्राफ जब बना रहा था उस वक्त आप देखा करें कि वो जो मैं सारे लाइनें ड्रा कर रहा था कि कहाँ से कहाँ पे कौन सा टेम्परेचर होता है। ओके सर, थैंक यू। ये आज वाले लेक्चर में तो नहीं कोई प्रॉब्लम फिलहाल? नो सर। हाँ चले ठीक है, फिर अभी दूसरा स्टार्ट करते हैं। जी बच्चे दोबारा मैं फिर हाँ दोबारा इसे ज्वाइन करते हैं, टाइम खत्म हो रहा है इसका। तो ये इसके बाद जो सेकंड पार्ट है ना जो डेरिवेशन का, ये आप अपना रजिस्टर खोल लीजिएगा, मैं आपको तरीका बताता जाऊंगा, ये आपने सारा सॉल्व करना है। ठीक है, मैं दोबारा सेंड कर रहा हूँ तो फिर उसके बाद आते हैं आप।